जेंडर इक्विटी और इंक्लूजन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। बेसिकली हमारी संस्था जो है वर्क्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ विमेन्स राइट्स, क्योंकि काफी सारे हमारे संविधान और लॉज में तो फॉर्मल इक्वालिटी है औरतों के लिए, मगर व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल रियलाइजेशन बहुत बड़ा गैप है, तो हमारी संस्था उस पे काम करती है। थैंक यू। Welcome, ma'am. We will move forward to the next panelist, Advocate Adab Singh Kapoor. Adab ji, please introduce yourself and let us know about your law firm. Thank you, Pushali. I am Adab Singh Kapoor, and I am a founder proprietor of my law firm, Adab Singh Kapoor Associates. We have been working extensively on domestic violence and related cases, which is matrimonial, custody, child custody, criminal matters, cyber crimes, and also in cases when spouses are directors of the companies even before the NCLT in such kind of matters. So we have had the unique privilege to also be associated with NGOs like CSR as well as the Delhi Legal Service Authority, through which we have addressed the cause of domestic violence across the entire spectrum of the society. While even within domestic violence, we've handled cases, which pertain to marriages which are only a few days old, extended up to even 40 years old. So you can imagine that domestic violence is not only subsisting in marriages which are young, but even ones which are pretty old, and it can come out at any stage. So yes, so this was my brief introduction, and thank you so much, Center for Social Research, for conducting and organizing this, and for all the participants who have joined. I hope you can get some benefit from what we share today. Thank you. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Next we will move on to Mrs. Kamlesh Premi, जो she's one of us from Center for Social Research. Kamlesh ji, please introduce yourself. सुशीला, नमस्कार. मैं कमलेश प्रेमी, सीनियर काउंसलर फॉर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, जो पिछले 20 सालों से मैं इसमें काम कर रही हूँ, और मैं समाज में होने वाली किसी भी जेंडर आधारित जो हिंसा हो रही है उसके लिए काउंसलिंग, उसके लिए जागरूकता देना और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैं कर रही हूँ. वेलकम. नगमा सहर मैम हमारे चौथे पैनलिस्ट थे, बट किसी कारणवश वो हमारे बीच में अभी आज नहीं आ पाए हैं. हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसी के साथ. टाइम लिमिटेड है, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी सभी पैनलिस्ट से क्वेश्चंस के आंसर थोड़े शॉर्ट में ही रखिए, जैसे कि एट द एंड ऑफ इट वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स एज वेल. मूविंग ऑन, जैसा कि हम जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत जरूरी है उस चीज को डिफाइन करना. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जाता है कमलेश जी आपको, डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा क्या है? क्या आप थोड़ा सा ये हम सबको बता सकते हैं? जैसे पुशाली आपने मुझे पहले ही समय का वो दे दिया है, तो बहुत ही मैं छोटे शब्दों में अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी. जब दो व्यक्ति, चाहे वो ब्लड रिलेशन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, और एक घर के अंदर एक छत के नीचे रहते हैं, उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी महिला हो सकती है, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, या कोई अन्य महिला जो उस घर के अंदर रह रही है, उसके साथ में किसी भी तरीके का फिजिकल, मेंटली, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली और कहीं पर इमोशनल भी अगर इस तरह का उत्पीड़न होता है, तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. लेकिन अगर हमारे पास एक लीगल एक्सपर्ट है हमारे बीच में, थोड़ा और जानना चाहेंगे हम इस बारे में. एडवोकेट अदब, अगर आप थोड़ा सा हमें डोमेस्टिक वायलेंस के कानून के बारे में भी बताए तो अच्छा रहेगा. सर, यू म्यूटेड. I will just unmute. Yeah. Yes. So Domestic Violence Act, whenever a case comes to me with when an aggrieved woman says, I need relief, what is the best possible recourse I should take? So my advice always, in most of the cases when we find that the violence has been meted out, is through the Domestic Violence Act. Because the Domestic Violence Act is something which is like a one-stop shop to a variety and a bouquet of rights which are available to an aggrieved person. इसमें कि आपको
मॉनेटरी रिलीफ मिलती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, कि अगर किसी कोई आपके घर में आपको घुसने नहीं दे रहा तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर, अगर आपको कोई काम नहीं करने दे रहा, आपके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई आपको काम करने नहीं दे रहा, योर हस्बैंड इज नॉट लेटिंग यू वर्क, दैट इज अ केस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस. Protection orders, residence orders, your right to stay in your shared household. It can also be that in the event somebody is trying to dispossess you, you can get a right that no, you cannot be thrown out of your house. Secondly, sometimes आपको ये भी लगता है कि ठीक है, मैं घर में मेरे एक कमरे में मैं रहती हूँ, इस कमरे में मुझे कोई इस कमरे में ना आए, बिकॉज बाकी सारे जो मेरे घर वाले हैं वो अलग से रहे, मेरे कमरे में आके मुझे तंग ना करे. आप ये भी ऑर्डर ले सकते हो. सो आप एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का भी ऑर्डर ले सकते हैं कि आपको उस अकोमोडेशन के रेंट मिले आपके स्पाउस से. सो रेसिडेंस ऑर्डर्स. उसके बाद में आपके पास ये कस्टडी ऑर्डर्स भी हैं. कस्टडी ऑर्डर्स का ऐसा है कि अगर आपको टेम्पररी कस्टडी चाहिए, बच्चे की विजिटेशन राइट्स चाहिए, ये भी आपको डीवी एक्ट देती है. और उसके बाद में सो आपका हो गया पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 19 में आपका रेजिडेंस ऑर्डर आ गया, सेक्शन 20 में आपका मॉनेटरी रिलीफ, अगर आपको खर्चा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, वो भी आप मांग सकते हैं. उसके बाद में आप 21 में विजिटेशन, टेम्पररी कस्टडी, और 22 में आपको अगर आपके साथ में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आप उसके लिए एक कॉम्पनसेशन भी सीख कर सकते हैं. सो डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपको लग रहा है इससे 5 रिलीफ्स हैं, बट इन 5 रिलीफ्स में भी इतने सारे अन्य टाइप के रिलीफ्स इंक्लूडेड हैं कि इट इज एन ऑल इनकम्पासिंग एक्ट इन मेनी वेज. जी, thank you so much to both of you. I think we got a very wholesome introduction about domestic violence. आगे बढ़ते हैं. जैसा कि हम जब जानते हैं, आज इस वेबिनार में जो लोग जुड़े हैं, काफी लोग एनजीओ से जुड़े हैं या सोशल वर्कर है या फिर सोशल वर्क रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं. तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है ये मिस लॉरा के लिए है. केसेस बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, डबल से भी ज्यादा हो गए हैं. As a member of the civil society, what do you think needs to be done in order to curb the situation? Could you please enlighten us a little bit on this? Yeah, I mean, सबसे critical चीज जो हमें समझना है कि it was a challenge even pre-pandemic. We have to understand that context क्योंकि it's been a big struggle to implement this Domestic Violence Act effectively in any case. ये backdrop है. और शेल्टर होम्स जो हैं बहुत ही इनएडिक्वेट हैं. इट्स अ स्ट्रगल टू इम्प्लीमेंट द लॉ. सो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी आप एड ऑन करो लॉकडाउन का सिचुएशन. सो वी आर रियली डीलिंग विद अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन एट द मोमेंट. And so what do we have in hand right now? There's a graded response क्योंकि it really depends. One side doesn't fit all क्योंकि cases अलग-अलग level के हैं और हम सभी को पता है कि less than 10% of women actually go to the police in the first place because they don't want a situation like that. और also I want to highlight कि ये जो Domestic Violence Act जो बना था 2005 में, the whole idea of this act was that most of the women don't want a divorce. Most of them don't want to leave the house. They just want a situation कि मैं अपने घर में safe रहूं. So that's how the act was envisioned कि आप इसमें criminal procedure की जरूरत ही नहीं है. You can just look for protection in your own home. So there are institutions of that kind कि protection officer हैं, 17 protection officers appointed हैं और we can go to them. But at the organization level हम एक graded response रखते हैं कि emergency situation है तो please call 100 or 181, and if not, if you don't want to go escalated, then look out for an organization, a women's group जो आपके पास पड़ोस में है. If not, at least speak to a neighbor. But definitely reach out for somebody who you can speak to. That's how we are talking to the women in our area. Indeed. Actually, I completely agree with you here, Laura, because the role of the community and the role of the bystander needs to be addressed. क्योंकि at this point हम लोग खुद तो बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन जो community के member है वही हमारे आँख और कान बन सकते हैं. So thank you so much for sharing. अभी मैं थोड़ा सा situation को समझना चाहती हूँ in terms of before and during COVID, the kind of help that is being provided. कमलेश जी, ये question मेरा आपसे है. 2 पार्ट का क्वेश्चन है. फर्स्ट मैं पूछूंगी आपको
कि जो किस तरीके के केसेस आते थे आपके पास प्री कोविड या बिफोर लॉकडाउन सिचुएशन में, और आप उनको कैसे किस तरीके का प्रोवाइड करते थे हेल्प, ये अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। जी, देखिए, जो सामान्य स्थिति जिस टाइम पे थी, उस टाइम पे अगर कोई महिला ऐसी आती है जो कहीं पर घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो सबसे पहले उससे बातचीत करना, उसकी समस्या को सुनना, और उसके अगर वो एजुकेटेड है, लिख के दे सकती है, तो वो अपनी कंप्लेंट को हमारे पास बैठ के ही लिख के दे सकती है। उसके बाद में उसकी समस्या क्या है और उसमें वो क्या कर सकती है, इसके बारे में बताना, उसको समझाया जाता है, और उसके बाद में उसका खुद का उसके पास ऊपर छोड़ा जाता है कि आप क्या फैसला लेना चाहते हो, आपका क्या निर्णय है, ये वो स्वयं करती है कि वो कौन सा स्टेप लेना चाहती है। अगर वो चाहती है कि उसकी फैमिली के उसका जो पार्टनर है या उसकी ससुराल के पक्ष के लोग हैं या उसके मायके के पक्ष के लोग हैं, उनसे बैठ के बातचीत की जाए, तो उनको बुला के उनके साथ में भी उसकी कंसेंट लेने के बाद में उनके साथ में बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, और फिर अगर महिला हमें बोलती है कि भाई मुझे आगे जो स्टेप है, लीगल स्टेप है, वो मुझे लेना है, तो वो लीगल स्टेप क्या है, वो कहाँ से ले सकती है, उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, इसमें हम लोग उसकी मदद करते हैं। और साथ ही कि भाई कहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, जिससे वो कम से कम अपने ऊपर ये आर्थिक बोझ ना महसूस करे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फ्री लीगल एड सर्विसेज कहाँ से उसको मिलेंगी, किस तरीके से वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अप्रोच करे, या फिर अगर वो चाहती है कि लीगल काउंसलिंग करवाए तो CAW सेल में किस तरीके से जाना है वहां तक। ये हम लोगों का आज तक का प्रोसीजर, जब एक नॉर्मल सिचुएशन थी, सामान्य स्थिति में हम लोग इस तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल, हम जैसे CSR में कहते हैं ना कि फर्स्ट एड टू लीगल एड हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं महिलाओं को। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कमलेश जी, आप ही से है मेरा ये क्वेश्चन। अभी जैसे लॉकडाउन की स्थिति में आपके पास किस तरीके के केसेस आ रहे हैं और आप क्या हेल्प प्रोवाइड कर पा रहे हैं उनको? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में जिस तरीके से क्योंकि सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, और क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी हम लोग बाहर जाके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कि जो उनको हेल्पलाइन नंबर्स मिल रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग का एक प्रोसीजर है कि जब हम लोग उस फील्ड के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो हम लोग अपने इश्तेहार मारते हैं जिसके अंदर हमारे ऑफिस का और जो डीलिंग पर्सन है उसका फोन नंबर लिखा रहता है। तो वो हमसे फोन के जरिए कांटेक्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे हम लोग जो भी टेलीफोनिक काउंसलिंग उनको दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और साथ ही हम लोग उनको कि जो हमारे उस समुदाय के अंदर जो मेल और फीमेल हमारे कम्युनिटी के जो जिनको हम इस समय के लिए ट्रेन करते हैं कि जब संस्था किसी कारणवश उधर तक ना पहुंच पाए तो वो किस तरीके से इस तरह के पीड़ित लोगों की मदद करें, उनसे हम लोग उनका कांटेक्ट करवाते हैं। और साथ ही उनको हम लोग हेल्पलाइन इस टाइम पे सही जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी हेल्पलाइन ऐसी हैं जिसके जरिए उनको मदद मिल सकती है, जैसे 112, 181 जो महिला पुलिस हेल्पलाइन है दिल्ली पुलिस की, उसके बारे में जानकारी देना। साथ ही वो किस तरीके से अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी दे सकती हैं, और इन केस अगर वो पुलिस स्टेशन का नंबर भी उनको प्रोवाइड किया जाता है जो उनका नियरेस्ट रहता है, ताकि वो वहां पर अपनी कंप्लेंट लिखाएं, और साथ ही अपना उस कंप्लेंट का DD नंबर भी मांगे, ताकि इन फ्यूचर जिस टाइम पे ये स्थिति कहीं पर खत्म हो या उनको जरूरत पड़े तो कम से कम उनको इस बात का रहे आइडिया कि भाई हमने यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराया है और ये हमारा DD नंबर है उस शिकायत के संबंध में। साथ ही हम लोग उन लोगों को ये भी एडवाइस करते हैं कि जिस तरीके से आपका पड़ोसी हो गया, दोस्त हो गया, या आपके परिवार के अपने लोग हैं, उनको कम से कम इस बात के लिए इन्फॉर्म जरूर करें कि मेरे साथ में घर में ये हो रहा है। और साथ में जो ऐसे लोग हैं जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड, हम लोगों ने इस तरह के ट्रेंड लोग जो कम्युनिटी लीडर्स हैं हम लोगों का, उनसे संपर्क कराने की कोशिश करते हैं। और साथ ही एडवाइस ही रखते हैं कि अपनी अगर ऑनलाइन कंप्लेंट दे रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आ रहा है उसको प्लीज संभाल के रखें, या फिर आपके साथ में शारीरिक हिंसा हुई है तो अगर उसका फोटो ले सकते हैं मोबाइल के जरिए तो वो कम से कम सेव करके रखें अपना। और इन चीजों को, क्योंकि ये बाद में इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो उनके काम में आएगी। ये हम लोग का लॉकडाउन की स्थिति में है।
आई थिंक आपने बहुत बढ़िया एक होलसम हमें एक्सपीरियंस दिया है, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है अभी किस टाइप के आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके, लेट्स गो बैक टू द लीगल ऑप्शंस अवेलेबल। एडवोकेट अदब, इफ यू कुड जस्ट लेट अस नो, ड्यूरिंग कोविड-19 जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला है, उनके पास क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और वो किसके पास जा सकते हैं फॉर हेल्प? I think Kamlesh ji has spoken on the point, about the helpline numbers, but I would like to speak on it, from the perspective of how the Delhi High Court has handled this matter. Now, what has happened is the Honorable Delhi High Court has taken cognizance of this issue when on a petition on how domestic violence cases are increasing, and it has taken all the concerned stakeholders, be it the government as well as the government entities, various ministries, NCW, DCW, all into account, and Ministry of Child and Women, and has asked them all to act on this. And what it has done is they have taken out several helplines. If these are the helpline numbers which we can see on the screen, but in addition to that, also there are several, WhatsApp numbers, some counseling numbers, also certain like numbers which were shared by Kamlesh ji also. So the point is, and the good thing is that the High Court has expressed satisfaction with the efforts which are being taken by the various stakeholders to ensure that the cases of domestic violence don't increase, and even if it increases, there is of course a redressal mechanism. And I have also been trying, I have also been trying to call these numbers to, not just to ensure that they're working, and it's not that it's just something which is on paper. And also I've been speaking to the in the court staff also. For example, now the Delhi High Court has issued a circular that for matters which pertain to domestic violence, in which urgent interim relief is required, for those kind of matters, the court is functional. I mean to say that it's not that कि अभी court lockdown है तो court काम नहीं कर रही है और ये सारे cases they were always urgent, but now there is a particular direction given by the court for urgent reliefs in domestic violence cases. The aggrieved person can approach the court. I'd like to say one thing here. Now, so the point here is the correct legal advice is also important. It's not that every single case has to be filed in court immediately. When somebody calls that, this is the issue which I'm facing, whether to 181 or to CSR or to any the panelists here, we first need to understand the nature of the issue. So always we don't say come to court immediately. First, there should always be a mechanism in which we try to understand, and thereafter counsel the patient and the client who is coming, and thereafter take steps in this regard. So one last thing I'd like to add, that yesterday the Delhi High Court took suo motu cognizance of the COVID-19 helplines. And Delhi High Court, as the decision was 26th of May, which is yesterday, there was an online video circulated that the COVID-19 helplines are not effective and the government is making tall claims that everything is in place. So the Delhi High Court has taken suo motu cognizance and has asked for the response or status report from the government on this video, that why are the helpline numbers effective in the event this video is correct or not. So I'm going to say that the courts are really determined to ensure that the cause which the domestic violence should also be addressed, and if the helpline numbers are not effective in any which ways, I'm not saying they're not effective, but tomorrow if there is too many cases, or you can always write a representation to that concerned authority and ask them to ensure that the helplines are being manned properly. थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस विद द करंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाई कोर्ट एकदम प्रोएक्टिवली इस मुद्दे पे काम कर रही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी है कि काउंसलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, सेंसिटाइजेशन वगैरह की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स की और भी जाते हैं हम लोग। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सीक्वेन संस्था की मर्दों वाली बात इनिशिएटिव के बारे में। Laura, if you could just come in and let us know about it a little bit, थोड़ा elaborate कर सकते हैं अगर, और हम सबको बता भी सकते हैं कि इस मुहिम के द्वारा how have we able to help more women and girls, situation कैसे improve हुई उनकी?
See, Hamara, at Sequin, we have constantly looked at the issue of domestic violence more like, just a symptom of the problem. और जो मेन कोर इशू जो पेट्रियार्की की है, इफ वी डोंट एड्रेस दिस एंड वी डोंट रियली लुक एट अ होलिस्टिक सॉल्यूशन, हम तो कंटिन्यूअसली बस एक रिएक्टिव वे में काम करते रहेंगे, एंड दैट्स नेवर गोइंग टू रियली गेट सॉल्व. So right through, we have always approached the problem from the kind of looking at it from a prevention perspective. Our core work is there. तो वहाँ पे एक्चुअली टू हमारे जो मेन क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस फॉर सीक्वेंट टू इंटरवेंशंस फॉर एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस. हमारा एक पीस तो है मर्दों वाली बात कैंपेन जो हमारी है, जहाँ पे हम मेन एंड बॉयज के साथ हम उनको एंगेज करते हैं इस प्रोग्राम में and get them gender sensitized and understand the consequences of domestic violence from a transgenerational perspective. कि अगर आपके घर में violence है, तो how it impacts each and every person in that family, and it in fact impacts the next generation and so on. और वो जो poverty का जो ये जो चक्रव्यूह है, it carries on. So we look at a broader perspective, and we get men and boys on board, and we do this along with our Mahila Panchayat program. क्योंकि हम जो helplines की बात कर रहे हैं, if you look at the data, if you look at the UN Women's Report which has come out, and even in India, it's very interesting कि एक साइड में कुछ एरियाज में हेल्पलाइन नंबर्स में कॉल्स बहुत बढ़ गए हैं, 20 to 30% बढ़ गए हैं, और कहीं कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कम हो गए हैं. So it gives an interesting take. Like there was this report where Ghaziabad में पहले 2 हफ्ते में 50% fall किया calls to the helpline. So what does that mean? That a lot of women do not have access to making that call, or a lot of women may not want to make that call because of shame. तो बहुत खाली अगर हम legal response से चलेंगे तो फिर we'll not be able to really reach out to everybody. So we have to have a very, very 360-degree approach to the issue. तो Men and Boys program के बारे में आपने पूछा, तो that's a very important piece. और हम at the moment, जैसे हमारे जो project areas हैं, वहाँ पे हमारे Men and Boys groups के साथ हम continuously touch में हैं, and they are really our eyes and ears on the ground along with our Mahila Panchayat groups. क्योंकि हम immediate जो last mile response community से ही हो सकती है. Agar, there's something which has suddenly happened, by the time we are able to reach out to them, that time gap itself is a very critical time gap. Therefore, community-based responses are always very effective, and also all women don't want to go to the police straight away. So they just want someone to listen in. They want somebody to talk to their husbands or their partners. So wahan pe the Men and Boys program really helps when, when these men talk to men. एक जो पूरा जो एक social behaviors की बात जो है, when it's not acceptable, then you're going to gradually, that's the most effective way of changing behaviors. When the peer group starts talking a different language and it's unacceptable behavior, in the community. So हमारा वहाँ पे conversation चल रहा है. We have these WhatsApp groups, and we are constantly talking to our Men and Boys groups and telling them to take that conversation forward, explaining to their peers that this is a huge issue, and everyone's concerned about it. So that's how we operate here. Indeed. Thank you so much, Laura. I hope more and more organization take such step. And I do agree with you कि महिला पंचायत हो, community के लोग हो, उन लोगों को जोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं. And equal participation होना चाहिए, तब जाके ही इसका हमें solution मिलेगा. अब थोड़ा सा let's take a step back to the current situation. The way we are saying that there are a lot of helpline numbers out there. But the situation here is that less than 28%, if you compare between boys and girls, the number of women who have access to phones बहुत कम है, and internet based phones भी I think बहुत ज़्यादा कम है. करीबन 56% less women have access to internet phones. तो NCW का जो WhatsApp number है, वो भी उन लोगों के लिए accessible नहीं है. So in this case, what are the alternative mechanisms that we can take up? This question I would like to ask both to Kamlesh ji and Laura.
So Kamlesh ji, if you could take it up first. देखिए, जिस तरह की सिचुएशन है उस टाइम पे अगर ये लोग फोन कर रहे हैं और अगर उनको नहीं पाता है तो ये ऑप्शन तो दोनों ही है कि टेलीफोन के जरिए भी हम लोग कॉल कर सकते हैं और साथ में हम लोग ऑनलाइन इसलिए करते हैं कि समय पे कहीं ना कहीं पे हम उस डिपार्टमेंट को इस बात के लिए सूचित कर पाए कि भाई हमारे साथ में हो क्या रहा है। और अभी जैसी सिचुएशन है लेट हो सकता है बट वहां पर भी काम हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुलिस है वो हर एक कम्युनिटी के अंदर घूम रही है। जो हम लोगों की रिलेटेड कम्युनिटी है, हम लोग ने उन लोगों से बात किया तो वो कह रहे नहीं, पुलिस वाले तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और जहां पर अगर उनको बुलाया जा रहा है तो वो मदद भी कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर में थोड़ा हो सकता है कि कई बार इतना ज्यादा वो लोग बिजी हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी संख्या बढ़ गई है तो 181 वहां तक पहुंच पाती है, पहुंचने में कितना टाइम लगता है या वो कहीं और है बिजी, इस को देखते हुए लेकिन वर्क फिर भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। Laura, if you would like to add in something. The thing is कि बहुत सारे innovative mechanisms हैं जो अलग-अलग संस्थाएं adopt कर रही हैं, whether it's through helpline numbers or through apps, etc. But as you said कि ये एक massive जो digital divide है, gender gap जो है, ये खाली इस context में नहीं, I think post COVID world में ये बहुत बड़ा समस्या बनेगा for girls. You know, the girls are likely to drop out, girls are likely not to have livelihoods if we don't bridge this gender gap. So in the digital gender gap. So I think the digital gender gap is going to be our prime concerns in the months to come, and something which we all have to absolutely address in a big way, because there's no way in this new world that we're going to have to they're going to be completely excluded and left out. So that's one piece. But yeah, at the moment आज के date पे कैसे response होगा given that ये gap है, and as I repeatedly said, the most effective response is community based mechanisms. हमेशा से ही हमारी संस्था ने वो अप्रोच रखा है, and that's why we work towards setting up महिला पंचायत groups in the community, क्योंकि उससे ज़्यादा effective हमने तो और उससे ज़्यादा नहीं देखा, because you see we have हमारे center में lawyer आते हैं, हमारे mobilizers जाते हैं, but the most effective impact is when you have a महिला group in the community, because particularly जब हम urban slum context की बात करते हैं, rural areas में at least kinship है, रिश्तेदार हैं, एक family का एक fallback है, but in urban slums you see there is absolutely no kinship ties, and for a woman who's in distress she has nobody to speak to, nobody to trust. तो उस context में the mental health perspective is like a huge thing. तो वहाँ पे we have found that महिला groups are the most effective mechanisms. We train them. They have a basic understanding of the act. They are in touch with the local thanas. We as an organization facilitate that training and that direct kind of communication with the local thana. तो हमारे पास अगर कोई call आती है तो we straight away then alert that local महिला पंचायत group, and then one of the group members will be close enough to be able to just go and look up and see what the situation is. So that's what at the moment under lockdown is working most effectively. Yes, I would like to take a pause here and introduce Nagma ma'am here. Sorry, थोड़ा सा बीच में हो गया ये. Nagma, please, can you turn on your camera? I can't see you on the screen right now. Am I audible? You're audible and hello. I am so sorry. बीच में actually questions चल रहे थे. We welcome you on the webinar and we are grateful that you're here with us today. Thank you so much. And मुझे लगता है आपका introduction देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आप काफी जाने माने चेहरे हैं हमारे बीच में. आपको देखा ही होगा सबने. Ma'am, before moving ahead, I actually would like to go back to a question for you. Under the current situation of the lockdown, आप थोड़ा सा अगर हमें highlight कर सके as a senior journalist, what are the type of domestic violence cases reported in the news?
Well, thank you so much, and I'm really sorry that I'm joining this late. But I would like to, first of all, begin by saying that though we have seen data and we are receiving data from NALSA, from National Commission for Women, saying that domestic violence cases have increased during this lockdown period, about 50% rise also was seen. But unfortunately, especially in the television media, there has not been enough reporting. And I'm saying this here with all honesty and responsibility, that because we were so overwhelmed and so consumed in reporting the cases of coronaviruses, the number of deaths, the statistics, the infections, that a very big problem that was underlying this entire pandemic, we completely, in a way, forgot this. I'm not saying that it has not been reported at all. It has been reported on and off. The stories have come out in the print media. Whenever there was something, a data coming out from National Commission for Women uh, or the Delhi unit, or when the chairperson, Swati Maliwal, said something. So whenever there were reactions on cases, in fact, we saw that there were conflicting reports too between National Commission of Women and Delhi Commission of Women. So we did take up those stories, but the big problem, the big ginormous problem that is there, that was really that did not really deserve the kind of attention it needed. And while I'm saying this, I also want to tell you that there was a big problem in covering this. Right, there is always a problem in covering cases of domestic violence for television media, because you have to understand that a lot of times it happens within the boundaries of home. It is perpetrated by people known to you. So many times we've seen that women do not speak up, or women do not come out. So the news doesn't come out of the house. And to enter people's home, unless you get the news, unless it comes out, it's very difficult. So while in the print media, while on the digital platform, things have been reported, on television, reporting these cases, other than just the data that the numbers have gone up, there has been constraint in reporting. And other than that, we have really not paid so much attention recently during this time. Earlier, in general, television channels have been covering it as special feature stories that we've been doing. Some of us have been doing. I know it's not part of our everyday news coverage, but we've been doing on various platforms these kind of stories. I myself have done a couple of talk shows that I used to do. One of it was a very known flagship program of NDTV called Salam Zindagi. And I did many such shows on it where women came out and spoke. On Salam Zindagi, on one of the episodes, when I took up this issue of domestic violence, I was surprised. We feel the domestic violence, or that was the general notion, that domestic violence is probably happening in the lower income groups, in the villages, in the houses of people, or the women who are coming to assist us in our household work. No, the kind of cases I saw, because we got case studies, and we needed a lot of pursuing the case studies to come out and speak up. There were such educated women working in very high places who were going through abuse, who were going through domestic violence. And when you speak to them, why didn't you come out earlier, or why didn't you take any step? Well, it's not that easy. First of all, there is an entire family, and they said we were just waiting that maybe things will get better, but it was not happening. There was a woman I met who I wouldn't want to name, but she had come out in the open and spoken, who said she was a writer, she used to write poetry, she was working in a very good organization, and she said that when I finally left my home, there was not a bone in my body which had not been broken through physical abuse. So I have had enough, and I finally had to leave. So I have seen those kind of cases that, there is no particular social strata that undergoes this. In fact, I've seen it's more difficult for people from well-to-do families, but socially, there is a lot of stakes. So it's very difficult for them to come out. So reporting this domestic violence cases has been very difficult on television, because a lot of people do not want to talk about it.
But having said that, this is very disturbing that, you know, we've some stories that have come out, that did come out during this COVID period, that within the confines of the household, I have spoken to people like a woman who used to come to my place for cleaning, and a couple of other such women who were locked up really with their husbands, who were addicts, alcohol addicts. And now that they were not, they did not have access to alcohol, the entire frustration of being locked up in a small space, the wives, the woman in the house, even the daughters, they were bearing the brunt of that frustration. So those kind of stories were where the girls, where the daughters, where the wives were locked up in those small spaces, and they had no place to really go to. And the abuser also did not have any place to go to. So the only way he was venting out his frustration was on these people. Yes. Since you're here, I would like to ask you another quick question. आप जैसे सलाम जिंदगी करते थे या कोई भी ऐसे टीवी प्रोग्राम्स करते थे, कोई और सजेशंस है आपके पास कि मीडिया के थ्रू हम कैसे और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू? क्योंकि आजकल जैसे हमारी जिंदगी पूरी ही ऑनलाइन आ चुकी है, हम सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे हैं, और क्या क्या ऐसे मैकेनिज्म्स हम अपना सकते हैं एज अवेयरनेस में थ्रू मीडिया? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको कवर करना, उनको करते रहना, पर वो कितना ज्यादा हो पाएगा, कितना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तरह की इसके साथ मुश्किलें भी होती हैं, इस वजह से शायद हम उतना कवर नहीं कर पाते, या कई बार कई चीजों की वजह से इसकी हम जो कहते हैं कि अहमियत में ये पीछे छूट जाती हैं, जब तक कि कोई एक ऐसा बड़ा केस ना हो जाए जिसके ऊपर पूरे नेशनल मीडिया का, पूरे देश का ध्यान। और फिर वो होता है आजकल हम देख ही रहे टेलीविजन में कि अगर एक चैनल ने किया, उस पर अगर हंगामा हो गया, उसके और साथ अगर सियासत जुड़ गई तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, वरना लोग उसको ध्यान नहीं देते। तो एक तो इसको हम जितनी रिपोर्टिंग कर सकें, पर जहां तक अवेयरनेस की बात है उसकी भी बहुत कमी है। शुरुआत में कोई कह रहा था कि इंटरनेट एक्सेस तमाम लोगों को नहीं है, तमाम महिलाओं को नहीं है। अभी भी हमें लगता है कि इसमें मुश्किल क्या है, सब कुछ तो लिखा हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपके इलाके के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ ये दिल्ली और महानगरों की बात तो है नहीं, छोटी छोटी जगहों में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, और जो महिलाएं लॉकअप होंगी या जो इस तरह के अब्यूसिव रिश्ते में होंगी, उनके लिए कितनी उनको सहूलियत है उस चीज को एक्सेस करने की, एक बड़ा सवाल है। तो टेलीविजन एक बहुत बड़ा वो माध्यम हो सकता है, क्योंकि टेलीविजन न्यूज ज्यादातर घरों में, जैसे दूरदर्शन या और भी तरह के चैनल्स, अब तो सैटेलाइट टेलीविजन भी चलता रहता है टेलीविजन न्यूज, तो उसमें हम इस तरह की अगर रिपोर्टिंग बहुत नहीं भी करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हेल्पलाइन नंबर हैं आपके इलाके के, जैसे जो आप अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिनके पास महिलाएं सबसे पहले मदद के लिए जा सकती हैं, इस तरह के नंबर्स को अगर हम समय समय पर फ्लैश करें, दिखाते रहें, टेलीविजन स्क्रीन पे जो नीचे स्क्रोल्स चलती हैं उसमें भी अगर हम दिखाते रहें, तो ये भी एक बड़ा जरिया बन सकता है, क्योंकि एक से दूसरे मुंह ये बात फैलती है कि ये जानकारियां आती हैं और लोगों को नंबर्स मिल सकते हैं। क्योंकि जो कमी है वो इस बात की भी है कि जब आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप बेसहारा हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो वो कौन सा पहला शख्स है जिसको आप अप्रोच करेंगे, जहां से आप मदद मांगेंगे, क्योंकि बाहर निकलना, बोलना, मदद मांगना और एक तरह से अपने जो फिजिकल अब्यूज है उससे अपने आप को बचाना सबसे पहले प्राथमिकता है आपकी। तो हम जाए किसके पास? क्या हम पड़ोसी को बोलेंगे तो फायदा होगा? तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखिए, प्रिंट में भी उतना छपने से मेरे ख्याल से हम एक उस तबके की बात कर रहे हैं जो बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, ना भी हो, वो भी तबका है साथ में। तो टीवी पे अगर ये दिखता है तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल में ही यहाँ दिल्ली में हमने देखा था कि 18 अप्रैल को ही दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने सेंटर को और आम आदमी पार्टी को भी ये कहा था कि एक मीटिंग करें और आप ऐसे तरीके निकालें कि किस तरह से इस दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी है उसको हम विक्टिम्स को बचाएं। लॉकडाउन के दौरान में कोई वो जरिया होना चाहिए कि हम किस तरह से उनको बचाएं, कैसे घरों से निकालें, बाहर नहीं निकल सक रहे हैं तो उसकी भी जानकारी।
कि अगर आप लॉकडाउन में हैं और आपके साथ ये हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, क्या आपकी जगह हो सकती है। इंफॉर्मेशन जितना हम दे सके, हेल्पलाइन नंबर्स के, सहायता कहाँ कहाँ से मिल सकती है, जगह कौन है, लोग कौन है जहाँ आप जा सकते हैं, बतौर एक टिकर के भी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बिल्कुल बिल्कुल. I think I had a fangirl moment right now asking questions to you. Thank you so much for being here. Chat box के questions लेने से पहले मैं actually अदब सर से थोड़ा सा एक last question पूछना चाहूंगी. If you could quickly summarize some pointers जो हमें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है thinking of domestic violence and lockdown, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए. Okay, firstly, I'd like to add on what Nagma just said. She was indicating on how the information should be communicated and broadcasted. It just came to my mind that we're talking about print media, we're talking about television. I saw this movie Thappad, and I felt that was such a good message. And the message on domestic violence was so clear in that movie because a person would feel today that okay, it was just one slap. Most of the people would feel okay, fine, let's just pass it under the carpet. Let's not give too much importance to it. But it gives strength to so many different kinds of persons who feel that we have been abused for so long, and it's our self-respect that even one thappad should be a tipping point at times. Now, movies like this, they change the thought process across different stratas of society. Now, with respect to your question, now that if I were to just summarize, I think most importantly, whenever there is an offense of domestic violence, or it is when a person feels that this could possibly be a domestic violence offense, first it should always be something that you should reach out to your family or your support system around. Because you need to understand that tomorrow, even when you go to court, the courts are always, because it is a matrimonial case, or the courts will always want to assist in amicable resolution. So the point is that it's not that in the event the violence is severe, then you should definitely report the matter to the police and take the matter to court. But first attempt should be to speak to your family support system, try to understand whether this case is worthy enough to be taken further. And in the event you find that the family intervention can support it and close it, then stop there. If not, then you can go to step two. Step two is maybe approach an NGO or approach, the helpline numbers, and they will redress your grievance, take counseling, etc., and see whether this is solving the problem. If not, even this step works, then yes, then you proceed, take legal action, go to the court, file a complaint before the women's cell, because you understand when you go to court, then you are crossing a few steps already, and then a lot of damage can happen already. So it's always better to first take two steps to see how you can resolve it. And when I say two steps, within the first step also you could have rounds of negotiations, discussions, etc. But I feel that if the domestic violence is severe, and what was just said, the bones were beaten, like person was beaten black and blue, then a person should not suffer. Everyone has different circumstances, but I think a woman should also be strong enough to take the decision when it's required. Bilkul. Adab ji, I would request you if you could write these pointers in the chat box for all our participants. That will be great. Right. Moving on to the questions from the chat box. This question could be answered by both Laura and Kamlesh ji actually. A lot of people are asking कि अगर आप कुछ examples दे सकते हैं कि specifically the kind of cases that are coming up more during lockdown. थोड़ा सा अगर आप एक दो example अगर दे पाए broadly. Laura, if you would like to take it first. Yeah. So I'll kind of highlight two cases just to kind of give you a sense of how they range, because just what Adab was talking about, there's such varied cases. So in Dhobighat area, this was like, I think within the first 10 days of the lockdown, a young woman, she committed suicide with us, leaving behind a small child because her husband was beating her because he had lost his job. And he was feeling frustrated, and he was pressurizing her to raise money somehow from her parents. And it reached a point where she killed herself, leaving behind a few-month-old baby.
And that was at one end, and we could not, we couldn't, I mean, we got to know only after. And, this is absolutely a case where we need to immediately call the police. These kind of incidences are on the rise. On the other hand, we have another case where this girl, she, her parents live in the catchment area jahan pe hamari sanstha hai, but she's married into a family which is in Chadra, which is at a distance. So she has been calling saying that mere saath aise ho raha hai, I'm under a lot of pressure, dowry pressure, ki paise nahi hai, तो आप पैसे अरेंज करो अंडर these economic stress के वजह से. Or when we said कि let's call the police, she said no, क्योंकि I'm very vulnerable, यहाँ पे I can't go out to anybody and the beating will increase. So we've said keep calling, बातचीत करते रहो. And she said yes, just talking to you is making me feel lighter. And also that psychological thing ki yes, if I need, I'm one call away. So we are talking to her, phone pe baat kar rahe hain, and we are just keeping her family aware. We are also on our toes and waiting ki when she's able to come back to her parents' place, and ek matlab we are able to access her more closely. So aise cases bahut sare बढ़ गए हैं. There are many cases because of the economic constraints, क्योंकि लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स और अल्कोहल नारकोटिक्स का विड्रॉल तो बहुत हो रहा है. उल्टे साइड में जैसे अल्कोहल हैज बीन अलाउड, नाउ देयर इज अ opposite thing of wife beating after alcoholism, and the little money that they're earning they're spending on the alcohol. So it's a no-win situation, both ways it's a situation. And there's another very serious situation, क्योंकि जब हम social distancing की बात करते हैं and you visualize a little jhopri in the slum which has maybe a tiny 6 feet or 8 feet by 8 feet ka little jhopri where it's packed with people. One of the other concerns is this sexual tension, like they don't have any sexual privacy, and that's a real ticking timer with little girls. Sexual harassment is like rampant. These are things which you can't catch, but it's obvious to us that that's happening because all these people are packed over there. There is just no intimacy of any kind, and they are all little girls who are all packed over there, so they're very vulnerable. सुनने को तो मिल रहा है, but it's very hard to be able to report these cases because they don't want to report. क्योंकि उपाय क्या है, जो पहले बात हो रही थी, you need the resources to take cases forward. Shelter homes नहीं है, कहाँ पे जाएंगे? If they file a case, their natal family, you're talking about the movie Thappar where the natal family supported. What if your natal family doesn't support, you don't have a job and you don't have a shelter home, then where do you go? It's a real crisis. I think Adav sir wants to add something. Just to add here, see, I think the support system is very important. I totally agree. I've seen many cases in which we have fought the case and finally the agreed person says, my family is not supporting me anymore. I cannot go back to them, so I have to withdraw my case also. But having said that, the Delhi Legal Services Authority, legal aid is given to all women, irrespective of the income. So my point is that, that's why the awareness has to be given that it's not that financial needs, because you don't have to pay a single rupee. You come, you go to the court, you get a legal aid lawyer appointed. For those people who cannot afford private lawyers, legal aid gives this facility. So it's not always that, you need financial assistance to be able to contest the case the way, the lay person would feel. That's a very important point, which I felt, through this webinar, we should send it out so that, people don't feel that financial resources is impediment to contesting cases of domestic violence. So I would like to actually ask a question to Adav sir only. Firstly, a lot of compliments for you on the chat box for, because people are talking about men talking about these issues and they are giving you a lot of congratulations for coming forward and talking about it. So the question has been an issue which we have really been advocating since several years. Bilkul. So this question over here is, what do you think it would be to take more participation? How can you include more men in this kind of conversations? What is the way forward? Well, I think it is
you know, as Laura has the program, you know, Mardo Wali Baat. And I think, you know, it is something which is extremely important that, you know, men should respect the spouse and the relationships. And I mean to say, like, you know, I've seen so many cases in which domestic violence cases happen, and a man, you know, they stop working, they stop earning because they don't want to give money to their wives. Okay. Now, what eventually happens in such a case is their entire, you know, career is also halted for so many years. It is out of, you know, pain or ego or whatever reason. So my point is that they also have to be sensitized and explained that, listen, you are losing a lot more. You're losing your family, you're losing your job, you're losing your career for what? For an ego or for some, you know, some sense of patriarchy which exists. Is it even worth it? So you please, you know, they have to be made to understand that, you know, it is actually going to their detriment, and it's obviously the wrong thing to do, to be abusive to your family members, but also what economic and losses which they're causing to themselves in the process. They'll be ostracized by the society also to some extent. You know, and I feel that, you know, some men say, you know, my wife has left me and gone, and I'm fighting this case. My entire मेरे पूरे गांव वाले लोग मुझे बिल्कुल देखते नहीं है कि बीवी छोड़ के चली गई है. I have to live in that kind of environment. So my point is, why don't you respect your spouse, you know, your wife, when she is with you? So the point is, you have to educate them about the what effects will it have to them, you know, adverse effects in the event they don't get the act together. जी, very good. Thank you. आगे बढ़ते हैं. I want to ask a quick question to Nagma ji here. So there are people asking that जब गांव की बात करते हैं वहाँ महिलाएं ज्यादातर I think टेलीविजन पे सीरियल ज्यादा देखती है. तो अगर न्यूज के आप जैसे कह रहे हो उसमें हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, उसके अलावा और क्या माध्यम से हम रीच आउट कर सकते हैं? और नेशनल अवेयरनेस क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट इसके बारे में और ज्यादा वोकल क्यों नहीं हो रही है? ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियोज, ऑन प्रिंट प्रेस, गवर्नमेंट की तरफ से क्यों इंटरवेंशन नहीं हो रही? बिल्कुल. तो ये वही बात है ना कि उसको इतनी आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं. आपकी प्राथमिकता सही जगह पे नहीं है, क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही बना, तो उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को 2005 में बनने के पहले हम सब जानते हैं कि कितनी जद्दोजहद और कितनी लंबी इसको लेकर जंग चली जब ये एक्ट बना, और अब इसके बनने के बाद से काफी आसानी फिर भी हुई. तो प्राथमिकता सरकारों की तो नहीं है, लेकिन सरकारों की जो प्राथमिकता नहीं है, बावजूद उसके, जैसे मैंने न्यूज चैनल की बात इसलिए की क्योंकि मैं न्यूज चैनल में काम करती हूँ, तो उस लेवल पे हम ये सोच सकते हैं कि हम इस तरह की चीजें करें. पर एक बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है अगर सीरियल्स जो चलती हैं, जिसमें कि एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर वायलेंस रीएनफोर्स होता है, वहां पे वो है कि वो चलाने को तैयार होंगे या नहीं होंगे. लेकिन अब या कोई पॉपुलर सीरियल्स हैं जो लोग देखते हैं, चाहे वो अब तो रामायण महाभारत ही चल रहा है, वो नीचे में अगर आप उसमें स्क्रॉल डालें, टेलीविजन सीरियल्स है जो खास करके दोपहर को प्रोग्राम्स आते हैं महिलाओं को फोकस करते हुए, जो फिल्मों से जुड़े कार्यक्रम आते हैं जिसमें टेलीविजन सीरियल्स के रिकैप भी होते हैं, फिल्मों के प्रोग्राम, उन स्लॉट्स को, क्योंकि बहुत बार आप टेलीविजन में प्राइम टाइम स्लॉट्स को नहीं टारगेट कर सकते हैं, शायद उसकी अपनी कंपल्शन होती है कितना आप दिखाएंगे क्या नहीं, स्पॉन्सर्स, वो सब तमाम चीजें हैं. दोपहर को महिलाएं देखती हैं काम खत्म करके, वो एक समय हो सकता है जब इनकी जानकारी ज्यादा एक पट्टी के तौर पे दी जाए नीचे. सीरियल्स को टारगेट करना चाहिए. न्यूज बहुत सारी महिलाएं हो सकता है नहीं देखती हैं, तो उस लेवल पे उसकी बात करनी चाहिए. जहाँ तक सरकारों की प्राथमिकता, तो सरकारों की प्राथमिकता हम साफ देख रहे हैं कि उतनी है नहीं. अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस अगर मामले सामने आते हैं, उसको लेके आप आवाज उठाते हैं, वो मीडिया में कवर होता है, तो आजकल हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि इसी तरह से एक उसको लेके मोमेंटम बनता है जब वो टेलीविजन पे, जब वो मीडिया में जोर शोर से आता है, जिसको लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि ये तो मीडिया ट्रायल है. पर मीडिया ट्रायल के कई बार कोई फायदा भी मैंने देखा है. अगर आप उस खबर को जोर शोर से उठाते हैं तो उस पर ध्यान भी जाता है लोगों का. वरना कहाँ है प्राथमिकता, कहाँ कोई दिल्ली सरकार, कहाँ केंद्र सरकार, जबकि ये पता है कि डोमेस्टिक अब्यूज वायलेंस के केसेस इतने बड़े हैं. और सिर्फ मतलब डोमेस्टिक वायलेंस तो एक है, पर इसमें साइबर क्राइम भी जुड़ा है महिलाओं के खिलाफ, वो भी बहुत बड़ा है इन दिनों, हमने देखा है डिजिटल स्पेस में. तो ये तमाम चीजें, पर इनकी ना कोई पॉलिसीज. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हर रोज ये गिनते हैं कि अभी हमारी प्राथमिकता एक है, तो हम एक ही दृष्टि में देख रहे हैं कि
कोविड के इन्फेक्शन कितने बढ़े, मौतें कितनी हुई, वो बहुत अहम है। लेकिन उससे जुड़ी जो समस्याएं हम सड़कों पे देख रहे हैं, उसमें से डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपके जो पूरी आबादी मजदूरों की, काम करने वालों की सड़कों पे है, वो हो गया। इन किसी चीज के बारे में सोचा नहीं गया। तो कमी वहां पे रही कि इससे क्या क्या और हो सकता है, और ये हो रहा है, तब हम इससे क्या कदम उठाएंगे। तो प्राथमिकता है तो सरकार की तरफ, तो सरकारों के तो ध्यान अभी गया नहीं है। जी, जैसा कि मैं समय की तरफ देख रही हूँ, 1 घंटा हो चुका है, तो मैं अपना क्लोजिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सभी पैनलिस्ट से। शुरुआत करते हैं कमलेश जी से। अभी जैसे लॉकडाउन खत्म, कह रहे कि खत्म हो रहा है, वी हैव टू लिव विद कोविड-19, निकलना है हम सबको घर से। So what, according to each one of you, is the way forward in eliminating this deep-rooted gender-biased system of domestic violence? Suggestions मांग रही हूँ मैं आप लोगों से। कमलेश जी, आप शुरू कर सकते हैं सबसे पहले। इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगी पोशाली, जैसे आपने बताया कि ये जो चीजें हैं वो हमारे समाज में ही बनी हैं, और अगर हमारे को कहीं पर इनमें बदलाव लाना है तो हमारे को अपने समाज से ही इससे मदद लेनी पड़ेगी। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि हम लोग पिछले 15-16 साल से इसमें, जब हम लोग कम्युनिटी के अंदर किसी से, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा काम करते हैं और दिल्ली की बहुत सारी कम्युनिटीज में हमने पिछले 20-25 सालों से काम किया है, तो उसमें हम लोग पहले सिर्फ महिलाओं को जोड़ते थे, महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है उन्हीं को जोड़ते थे। लेकिन 15-16 साल से जितनी महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा है, उतने ही पुरुषों को भी जोड़ा है, उनको जागरूक किया, उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम जब तक इस समाज के दोनों वर्गों को कहीं पर अवेयर नहीं करेंगे, तब तक शायद इस चीज को हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। खत्म तो शायद नहीं हो सकती है, लेकिन शायद हो सकता है कि इस जागरूकता की वजह से कुछ कमी आ जाए। और इसके लिए हम लोग के हमेशा ही एफर्ट्स रहे हैं। पहले हम लोगों ने महिला और पुरुषों को जोड़ा, उसके बाद में हम लोगों ने कम्युनिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हुआ करते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे डॉक्टर्स हैं, इवन जो पॉलिटिकल एमएलएस वगैरह हैं, उनको हम लोगों ने लिया। इवन कि हम लोगों ने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें लिया, और उसमें हम लोग एक पब्लिक प्रोग्राम करवाते थे। पब्लिक भी है, ये लोग भी है, आमने सामने जो उनके सवाल हैं वो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इन लोगों को, नेता को लेके या फिर पुलिस को लेके, वो एक ये सोचते हैं कि हमारी क्या मदद कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, जब हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाती है। बाकी जैसे नगमा जी ने बोला कि हमारे को कहीं ना कहीं पे मीडिया के थ्रू की इन चीजों के बारे में अवेयर करना जरूरी है, ताकि लोग देखें और सोचने की कोशिश करें। इस चीज में कमी तो कहीं नहीं आई है, दिन पर दिन बढ़े ही जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग की तरफ से जो हुआ है, क्योंकि हमारी जो टीम लीडर है वो इन इश्यूज के ऊपर बहुत ही ज्यादा जिसे बोला जाए कि उनकी कोशिश ये रही है कि किस तरीके से ये चीज कम होगी। तो जैसे उन्होंने हमें सजेशन दिया था, तो हम लोग अपने एरियाज में जाके, उसके अंदर हमारे साथ में सबसे बढ़िया बात ये हुई कि हमारे साथ में इतने पुरुष, चाहे वो किसी भी, एक 15 से 16 साल का बच्चा भी जुड़ा, एक बुजुर्ग भी जुड़ा और एक वयस्क भी जुड़ा, जिन्होंने अपने एरियाज में जाके हम लोग के साथ में नुक्कड़ नाटक किए, जिसके अंदर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस तरह के काम है, या फिर हैरेसमेंट, इज जस्ट ईव टीजिंग हो गया, इनके बारे में। और ये हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है, तो हमारे को ये लगता है कि अगर हम लोग कुछ ऐसी कोशिश करें तो शायद कहीं पर इस तरह की होने वाली हिंसा अपराधों में कमी लेके आ पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैम। लॉरा, वुड यू लाइक टू ऐड इन सम आइडियाज फॉर वे फॉरवर्ड? जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, I think you have to go to the fundamentals. You know, if you're trying to cure cancer, you can't be looking at superficial symptoms. So when I look at these cases of domestic violence or cyber crimes and all of these are all symptoms to the core issue, और core issue जो है वो patriarchy है, and the way patriarchy socializes boys and girls, boys to be, you know, brutal and girls to be submissive. These are not necessarily natural behaviors. You're socialized from the day you're born. So unless we address the core issue, there's so many things to do, right? When you're saying कि सरकार का क्या role है, media का क्या role है, NGOs का क्या role है, but really going down to the basics, to really, you know, call out that elephant in the room, that it is patriarchy. It's the way patriarchy structures power
the way it structures power where men feel that it is their responsibility to assert their power over women, and all the behaviors which come out from there, and to be able to educate that this kind of disparities in gender and violence in society is detrimental to our entire society, and the reason for transgenerational poverty. Kyunki if a woman is given her respect and she's educated and she's able to access the economy, etc., the entire family will flourish. If you have a happy home, no violence at home, the entire community will flourish. And with that understanding, I think our entire messaging to men and boys should not be that you're a perpetrator, you are bad, you are violent, not that, but let's get together to just create a better society and world for ourselves, and we can do that by addressing the problem which is patriarchy. Indeed, I completely agree with you, Laura. I would like to ask Adab sir if you would like to add something कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं इस direction में. I could agree more with both Kamlesh and Laura and what they've said, because that's the root cause has to be eliminated. But I would like to speak from the legal perspective. And I say that the Domestic Violence Act is actually a code in itself. It's so wide, it has all the remedies. But the point is, like, for example, a case under the Domestic Violence Act should be decided in 60 days, But the point is that doesn't happen like that. 12 plus 5 is the provision. So what I'm saying is, if there are so many ways to, not or delay the case or cause more harassment to the wife or to the person through this process, then the other side starts thinking, getting emboldened in the process. So I think the legal systems, should be, be more sensitive towards cases like this so that they get resolved, have more Mahila courts, have more protection officers. They're only 16 or 17 a number right now. There are more Mahila courts than that. I mean to say, obviously, if a situation happens, you would not feel that your grievance will be addressed if you directly speak to the protection officer only because they're so few in number. So I think the implementation of the act, if it is done more effectively, then there's going to be a deterrence on the perpetrator to not do domestic violence. While I'm saying this, I do not rule out the fact of patriarchy, and I'm sure that they have to be explained and encouraged how to treat the family members. That I would say is more important. But through the legal systems, if we can put deterrence into their minds, then they will think 4, 5, maybe 10 times before perpetrating the act of domestic violence. Great. Lastly, Nagma ji, if you could just suggest us कि क्या हम options ले सकते हैं इसको जड़ से उखाड़ने के लिए, क्या options हो सकते हैं हमारे लिए? जी इसमें 2-3 तरह के अलग-अलग पहलू हैं. जैसे अभी फ्लोरा ने कहा था, मैं उनसे पूरी तरह से ये सहमत हूँ कि जो इसका मूल कारण है, जो जड़ है इसकी, कैंसर जैसी बीमारी, जब तक आप जड़ में नहीं पहुंचेंगे आप उसको सुधार नहीं सकते, और उसके लिए एक पितृसत्तात्मक समाज जो है, जो सोच है, वो बहुत जिम्मेदार है, उसको खत्म करें. पर वो एक लंबा प्रोसेस है, आप धीरे 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 खत्म करेंगे. बल्कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो भी आप देखिए कि वो हमेशा से रही हैं, वो अभी भी हैं. पर अब क्या होता है कि जो हमारी सेंसिटिविटी है जेंडर स्टीरियोटाइप को पहचानने में, वो बढ़ी है. मैं खुद अपने केस में देखती हूँ कि छोटी छोटी चीजें हमारे बच्चों के स्कूल की किताबों में जिस तरह की अभी भी कहानियां या जो चैप्टर्स होते हैं उनमें अब तक, अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि इतनी रिग्रेसिव है वो कि मैं आपको लेकिन वो पहले हो सकता है कि 10 साल पहले मैं उस पर ध्यान नहीं देती, पर मेरी नजर सबसे पहले उस पर जाती है अब कि बुढ़िया रोटी पका रही थी, तो एक तो वो शब्द बुढ़िया, दूसरे वो रोटी पका रही थी. वो ही क्यों रोटी पका रही थी? कोई इंसान, कोई शख्स, कोई आदमी क्यों नहीं रोटी पका रहा था? और बहुत ही इस तरह की रिग्रेसिव बातें होती हैं. तो स्कूल से लेके, घरों से लेके कि हमारे लड़के रो नहीं सकते, लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती हैं. मैं ये नहीं कह रही कौन बेहतर है कौन कमतर है, पर हम सिर्फ बराबरी की बात करते हैं. ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, जितनी जिसकी क्षमता है. वो बार बार हम दोहराएं, उसमें वो कभी भी इनफ नहीं हो सकता. उसको बार बार दोहराएं बच्चों में, हमारे लड़कों में. We've always said this, that we have to raise our men better, we have to raise our sons better, only then. तो पहले तो वो है कि जो हम उसकी जड़ में प्रॉब्लम है उसकी तरफ हम ध्यान दें, और वो देते रहे. वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. दूसरी बात जो आदब जी ने की
कि जो उसका कानूनी दावपेच है, जो उसकी सहायता, यानी कि फौरन अगर अभी ये समस्या है तो उसकी रेमेडी क्या है, उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा बाहर आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ये नहीं कि आप पुलिस स्टेशन जाएं तो पुलिस के का जो रवैया है वो भी एक बहुत ही पितृसत्तात्मक रवैया है। वहां पे भी आप इतने हैरान परेशान हो जाएं कि महिला जाने की वहां सोचे ही नहीं अगर वायलेंस का मामला हो। तो वो सेंसिटिविटी बढ़ाना, वो विश्वास देना कि अगर आप ये कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होगा, और बार बार इस बातचीत को एक मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स बनाना कि ऐसा नहीं कि कहीं हमारे कोने में घरों में छुपी हुई सिर्फ बात है, ये समस्या है, ये सबके सामने है। अगर ये होता है तो फौरन क्या हम कर सकते हैं, क्या नंबर है, हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे हम बाहर आ सकते हैं। इस दौर में खास करके बहुत सारे महिलाओं के रोजगार छिना है, तो जो उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था वो भी कम हुआ है, ये भी समझे। मर्दों का भी छिना है, पर बहुत सारी औरतें जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, घरों में काम कर रही थी, उनका भी, तो वो उनकी समस्या भी ज्यादा है। मुझे लगता है मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स पे बात बार बार रहनी चाहिए, हम सबके जहनों में होनी चाहिए, घरों में रीएनफोर्स करना चाहिए उस बराबरी का कॉन्सेप्ट। जो हमें बहुत हार्मलेस बिहेवियर लगता है लड़कों को, उस पर भी नजर रखनी चाहिए कि प्यार से ही छोटे लड़कों को भी आप कैसे सेंसिटाइज करें, वो एक बराबरी का समाज बने। बिल्कुल। एक्चुअली इस बात पे मैं एकदम अग्री करती हूँ, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उसको जैसे मोल्ड करोगे वो वैसे ही मोल्ड होगा, है ना। जी, तो इसीलिए बचपन से ही अगर हम ये सब सेंसिटिविटी की बातें हम अपने बच्चों के साथ करें, तब जाके मे बी वन फाइन डे वी कैन एक्चुअली अप्रूट इट फ्रॉम। छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि ये जेंडर स्टेरियोटाइप देखिए कि जो लॉकडाउन था उसमें हमारे दफ्तरों में भी और बहुत सारे जगह या सोशल मीडिया पे इतने मर्द पोस्ट करते थे कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब कौन सा महान काम कर दिया आपने, ताजमहल बना लिया, बर्तन धो रहे हैं क्योंकि आपके घर का काम है, तो घर का काम सबका काम, ये बात जो है ये अभी आप देखिए कि कितनी बड़ी बात बन गई है कि झाड़ू पोछा में हाथ बटा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये सोच खत्म करनी है बिल्कुल। जी। With that we come to an end of the webinar. I wish I could continue. I think बहुत बढ़िया सेशन था और मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला. I think Adab sir wants to add something. There's so many interesting questions which have been raised in the chat. I know completely. To close, because whether women can also be made a respondent, yes they can. Whether Mr. Anand is asking one question, whether children, what about their rights? You know, when the children are also facing domestic violence through their parents, they can also file. If there's an economic abuse, if it is a sexual abuse, they can even go under POCSO. There's so many interesting questions, illegal in nature also. But I'm sure that we have paucity of time here. But we will definitely ask them. अगर किसी का सवाल हमने नहीं लिया है, I'm really sorry. आप लोग हमें लिख सकते हैं. We will connect आपके साथ. आपके सवालों को हम लिख के या फिर फोन के द्वारा आपसे बात करके आपके सवालों का जवाब हम definitely देना चाहेंगे, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना ही हमें. आज हम यहाँ खत्म नहीं कर सकते. बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये सेशन मॉडरेट करके. पर्सनली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल द पैनलिस्ट. बढ़िया डाइवर्स पैनल है हमारा आज. एक्सपीरियंस्ड है ये लोग काफी सालों से, तो I learned a lot and I hope the participants also learned something out of this session. So Poshali, before you close, I just want to thank Nagma, Adab, and also our Kamlesh, our very own Kamlesh, and also Laura for really joining. And Nagma was really into something very busy, and she really left everything and last minute came in. I am very, very glad that you all thank you so much. It's a brilliant job. Thank you very much. And I close from here, but Poshali, you can continue and close it. Yes. Thank you, मैम. उम्मीद करती हूँ मैं कि कुछ लोगों के सवालों का जवाब मिला है, और जिनको नहीं मिला है प्लीज राइट इन टू अस. और प्लीज हम लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो करिए, क्योंकि हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही है अलग अलग मुद्दों पे. लास्टली मैं एक चीज बताना चाहूंगी. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है एनजीओ के साथ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. तो अगर आप या आपकी संस्था इसमें जुड़ना चाहती है, प्लीज हमें लिखिए. हम लोग we would be more than happy to talk to you about this. With that we come to an end. Thank you so much. Please stay safe and healthy. Thank you so much for coming today. Thank you. Thank you so much. Thank you.